इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, साथ ही उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में जब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना सब कुछ कर लिया है, तो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बनती है। तो लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी विद सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ये थे, या थी, आ, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह आया, वह आता था, वह आया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन तीनों वाक्यों के अंत में आ था, ता था, या था आदि शब्द आ रहे हैं। लेकिन जब हम इनकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो इन सभी वाक्यों की अंग्रेजी ही केम ही बनेगी। कोई अलग से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स को रीड करेंगे। जैसे कि शीला ने मधुर गीत गाया, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, पिताजी आज ऑफिस गए थे, कल जोर से बारिश हुई थी, राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि हिंदी में लिखे गए इन सभी वाक्यों के अंत में आ, थी, थे, थी, ई आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो हमें बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। इस टेंस में बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य सामान्य घटनाएं होती हैं। जैसे प्रियांशी संग अ स्वीट सॉन्ग, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि प्रियांशी ने एक अच्छा गाना गाया। दूसरा, ये जब जितने भी कार्य होते हैं इस टेंस के अंदर वो हैबिचुअल एक्शन को भी शो करते हैं। जैसे ही वर्कड 8 आवर्स डेली, वो 8 घंटे काम करता था, यानी वह रोज 8 घंटे काम करता था। तो ये उसकी हैबिट है। तो जब भी आप इस टेंस के पास्ट टेंस के वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि घटना पास्ट में हुई है, जो कि एक नॉर्मल घटना है और किसी हैबिट को शो करती हुई दिखाई देगी। एक जो सबसे बड़ी बात और हमें याद रखनी है वो ये है कि पास्ट टेंस में वाक्य के भाव के अनुसार टुडे और यस्टरडे का प्रयोग होता है। यानी कि जैसा कि उस टेंस में कोई भी बात कही गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको टुडे या यस्टरडे लगाना है। ये जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में हमेशा यस्टरडे आए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें टुडे भी प्रयोग होता है। जैसे उसने आज यह काम किया था, तो इसमें हम टुडे लिखेंगे लेकिन काम पास्ट में हुआ है, तो इसमें टुडे आएगा, यस्टरडे नहीं आएगा, क्योंकि उसने आज ये काम किया था। दूसरा, आप ध्यान रखना कि टुमारो भविष्य को प्रकट करता है, तो हम टेंस के अकॉर्डिंग ही टुमारो का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। आप इनको ध्यान रखना, कहाँ टुडे लगाना है, यस्टरडे लगाना है और टुमारो लगाना है। ये आपके टेंस में जो सेंटेंस है उसको रीड करने पर ही पता चलता है। आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि पास्ट टेंस में तो टुडे आता ही नहीं है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसमें पास्ट टेंस में टुडे आ रहा था। क्यों? क्योंकि काम पास्ट में हुआ था लेकिन आज ही हुआ था। पास्ट टेंस के हमने वाक्यों की पहचान को समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स को भी रीड कर लिया। अब बारी आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियमों को समझने की। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कहने से मतलब ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? तो बच्चों ध्यान दो कि सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? पास्ट। तो जो दूसरे नंबर पे टेंस आता है उसमें दूसरे नंबर की वर्ब की फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आप याद रखने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना। अब हम कुछ एग्जांपल्स को भी रीड कर लेते हैं। जैसे प्रियांशी संग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पर जो संग है वो सिंग, जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस, दे हेल्प्ड यू, यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्प लिखा है ये हेल्प की सेकंड फॉर्म है। तीसरा एग्जांपल, फादर वेंट टू ऑफिस टुडे, तो ये जो वेंट शब्द लिखा हुआ है ये हमारा गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और चौथा सेंटेंस है, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, तो यहाँ पर जो रेन शब्द है वो रेन की वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो भी एग्जांपल्स रीड किए उसमें हमने क्या देखा कि हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एनी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन के साथ या फिर प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को रीड करने के बाद अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम है
नेगेटिव वाक्यों में प्राय नॉट का प्रयोग होता है, किंतु कभी नहीं के लिए कभी और कभी भी नहीं, चाहे कभी नहीं लिखा हो चाहे कभी भी नहीं लिखा हो, दोनों के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस ट्रांसलेशन के नियम को हम आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। जैसे तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की है, तो इस एग्जांपल में हमने इसको क्या ट्रांसलेट किया, यू नेवर हेल्प मी। तो आपने क्या देखा कि कभी नहीं के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, नेवर का। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कल बारिश नहीं हुई थी, भरत ने पतंग नहीं उड़ाई, तो हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, भरत डिड नॉट फ्लाई इन द काइट। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपने क्या नोट करा कि डिड नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। बच्चों हमेशा याद रखना कि नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लो। किसी भी टेंस में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। नेवर के साथ केवल उस टेंस में जो भी वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म लगती होगी वही प्रयोग होगी। नेवर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे उज्जवल नेवर टोल्ड अ लाई, तो यहाँ पर क्या किया हमने, नेवर के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, डायरेक्ट नेवर लिखा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी उस टेंस की है, यहाँ पर पास्ट टेंस की मेन वर्ब की फॉर्म सेकंड लगनी है तो हमने सेकंड का ही प्रयोग किया है। क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम और एग्जांपल्स पढ़ने के बाद अब बारी आती है स्ट्रक्चर को समझने की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ नेवर, नेवर के केस में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आएगा, केवल नेवर के केस में छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करने के बाद अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट टाइप जो क्या से आरंभ होते हैं और सेकंड टाइप जिनमें WH टाइप वर्ड बीच में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो आपको क्या करना है कि उसके लिए उसकी इंग्लिश व्हाट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करें, अगर क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करना है तो क्या करना है हमें, ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग शुरू में करना है। तो अब हम इस चीज को आगे डिटेल में रीड करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स को रीड करते हैं। डिड राम गो देयर, दूसरा एग्जांपल है डिड माधवी वॉश द रूम। इन दोनों सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं कि हमने डिड का प्रयोग शुरू में किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने पर क्या समझते हैं कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें जो भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर है। और एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि कभी नहीं के लिए नेवर लिखिए। जैसे एग्जांपल, क्या अमित लखनऊ कभी नहीं गया, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड अमित नेवर गो टू लखनऊ और देन क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन के नियम क्लियर हो गए, एग्जांपल्स हमने रीड कर लिए। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन जो नेवर का केस होगा उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, क्लियर है ना आपको, जिससे हमें शॉर्टकट में पता चल जाए कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हमें किन रूल्स को फॉलो करके बनाने हैं या ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट टाइप को रीड करने के बाद अब बारी आती है सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड करने की, जो कि WH टाइप क्वेश्चंस वाले इंटरोगेटिव हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें वाक्य के बीच में WH टाइप वर्ड आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि प्रश्नवाचक में प्रश्नक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में है तो इन शब्दों के अनुसार हमें व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग सबसे पहले करना है। यहाँ पर क्या के लिए डिड का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाक्य क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, ये चीज हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो सबसे पहले उन शब्दों की इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
को बनाया है, सेम टाइप से ये सेंटेंसेस भी बनेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हामिद क्यों नहीं आया, दूसरा आज उसने निबंध क्यों नहीं लिखा, तीसरा वह इस वर्ष कैसे पास हुआ था, चौथा सारिका ने कल किसे पढ़ाया था। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हो कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, कैसे, किसे, ये शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो अब इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड को पहले लिखेंगे जो भी हमारे वाक्य के बीच में है। तो पहले वाक्य में हमारा क्या लिखा हुआ है? क्यों। तो हमने क्यों की इंग्लिश वाई लिखी, उसके बाद डिड। डिड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जो हमने फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाए थे वो हमने सभी डिड से शुरू किए थे, और मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में नियम भी बताया था कि WH टाइप वर्ड लगाने के बाद सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको बाकी का सेंटेंस फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही बनाना है। तो बाकी का सेंटेंस क्या हो गया? डिड हामिद नॉट कम और देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? व्हाई डिड हामिद नॉट कम देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा। तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और वाक्य में नॉट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपका सेंटेंस सही भी है तब भी, केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है वह इस वर्ष कैसे पास हुआ था। तो कैसे की इंग्लिश क्या है? हाउ, और उसके बाद हम सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल को फॉलो करते हुए डिड ही पास दिस ईयर, देन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब चौथा सेंटेंस है हमारा सारिका ने कल किसे पढ़ाया था। तो सबसे पहले किसे की इंग्लिश लिखेंगे? हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट है तो सही है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हम जो हमारा ये यस्टरडे, टुमारो या टुडे वाला वर्ड है इसको लिखेंगे, शुरू में भी लिख सकते हैं, होम से पहले भी। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि ये वाक्य के लास्ट में ही लिखा जाएगा, इसको शुरू में भी लिख दो तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे यस्टरडे होम डिड सारिका टीच, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसके सबसे लास्ट में बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही लगाना है। तो अब इन मॉडल सेंटेंसेस को हमें पढ़कर क्या पता चला कि WH टाइप वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में लिखा जाएगा, और बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो हमारे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को ही फॉलो करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स विच और हुज वाले भी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि विच और हुज वाले जो सेंटेंसेस हैं वो सिलेक्शन को प्रकट करते हैं तो वो किस टाइप से बनेंगे। बच्चों ये मैंने सेपरेट शीट इसलिए बनाई है क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस ना जो विच और हुज से शुरू होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो हम इसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी थी? किसकी, यहाँ पर सिलेक्शन आ गया कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसकी किताब उठाई थी तुमने। वह पिछले वर्ष किस विद्यालय में पढ़ती थी? बहुत सारे स्कूल हैं तो किसी भी स्कूल में वो पढ़ सकती है, तो ये सिलेक्शन प्रकट कर रहे हैं। तो इनकी इंग्लिश हमने कैसे बनाई? हुज बुक, किसकी किताब, बहुत सारे बच्चों के पास किताब है, तुमने किसकी किताब उठाई थी? हुज बुक। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है, जो सेलेक्टिव वर्ड है, वो आपको हुज के साथ लिखना है और उसके बाद डिड का प्रयोग करना है। हुज बुक, किसकी किताब, किसके बाद आपको डिड नहीं लगाना है, हुज के बाद डिड नहीं लगाना है। ध्यान रखना सिलेक्शन प्रकट हो रहा है इस वाक्य को पढ़ने पर कि किसकी किताब, तो हुज बुक डिड यू रीड। इसी तरह विच के केस में इन विच स्कूल, किस स्कूल में, पूरा सिलेक्शन प्रकट हो रहा है सेंटेंस को प्रकट करके, खाली विच से शुरू मत करना इस सेंटेंस को, ये केवल हुज और विच के केस में होता है। इन विच स्कूल डिड शी रीड लास्ट ईयर। तो ये जो सेंटेंस है आप इसमें जो भी सिलेक्शन है जिसके लिए भी क्वेश्चन जनरेट हुआ है उस सिलेक्शन को WH टाइप वर्ड के साथ लिखेंगे। उसके बाद सेम सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे ही बनेगा। क्लियर? तीसरा केस है हु वाला, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना आप। जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, यह बात तुमसे किसने कही थी। तो ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? हु कॉल्ड यू हियर, हु टोल्ड यू दिस। यहाँ पर हु के तुरंत बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान रखना कि विच वाले, हुज वाले और हु वाले सेंटेंसेस थोड़ा अलग टाइप से बनते हैं। तो इन सेंटेंसेस की मैंने स्लाइड्स भी अलग बनाई है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो हम नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम इसमें नहीं रख सकते, उसके अंदर ये नहीं आते हैं, इसके नियम थोड़े से अलग हटके हैं। केवल इन तीनों के साथ ही ऐसा होता है। कौन सा? विच, हुज और हु, क्योंकि ये सिलेक्शन को शो करते हैं। ये बात बच्चों हमेशा याद रखो कि जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना कंपलसरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। WH टाइप वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आ गया आपका सेकंड टाइप के WH टाइप वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर अगर हु का केस है तो आप कैसे लिखोगे? हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल और देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे और फिर क्वेश्चन मार्क।
अब जो तीसरा केस मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, विच और हुज वाला केस। इन दोनों के केस में आप क्या करोगे कि हुज और विच के साथ जो सिलेक्शन है यानी कि ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करोगे, प्लस डिड का प्रयोग करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, फिर नॉट अगर गिवन है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल और देन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाकर दी हुई है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की एक साथ है। उसके बाद यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की आंसर शीट लिखी हुई है। फिर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस की जो आपकी प्रैक्टिस शीट है वो एक साथ है। उसके जस्ट बाद ये आपकी आंसर शीट है। आप प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बनाने के बाद आंसर्स यहाँ पर से चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।